आपके परिवारों में भी बहुत से लोग होंगे जो बेरोजगार होंगे। इस वक्त देश की 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है और महंगाई आसमान छू रही है। आपको याद होगा पिछली सरकार, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो सुषमा स्वराज जी जो अब नहीं है दुनिया में, या नरेंद्र मोदी, ये लोग कहते थे कि जो जो रुपया गिरता है तो सरकार की इज्जत गिरती है, और तब 55-56 रुपया था डॉलर के मुकाबले में। अब कहां पहुंच गया आप लोग देख ही रहे, 100 रुपए के आसपास पहुंचने जा रहा है, और अब इज्जत नहीं गिर रही है। तब कहते थे कि पेट्रोल 30 रुपए लीटर मिलना चाहिए, ये नेता लोग भी कहते थे भाजपा के, और वो एक श्री 420 है जो सलवार पहन के भागा था, एक बाबा है, सब बेच रहा सारी चीजें, वो भी कहता था कि 30 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बिकना चाहिए। और वो कहता था कि देश में जब काला धन आ जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा कि 20 साल तक किसी को टैक्स नहीं देना होगा। श्री 420 भी एक सफेद कपड़े वाला, वो भी इसी तरह की बात कहता था। भाजपा के लोगों का एक प्रोपेगेंडा था ये। जब तक ये सरकार में नहीं आए थे, तब तक एफडीआई के खिलाफ थे, तब तक परमाणु समझौते के खिलाफ थे, तब तक तमाम चीजों के खिलाफ थे, जो डायरेक्ट हम लोग पब्लिक को कुछ देते हैं उसके खिलाफ थे। उसके बाद जो सरकार में आ गए, सारी चीजें जायज हो गई। इस सरकार के समय में इस वक्त देश कितनी बुरी हालत में है, ये आप लोग देख रहे होंगे। किसी भी देश की सरकार के लिए 4-5 चीजें होती हैं कि उसकी विदेश नीति क्या है, उसकी देश की सुरक्षा नीति क्या है, उसकी आर्थिक नीति क्या है, उसकी शिक्षा नीति क्या है, और समाज को लेकर उसकी नीति क्या है। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, आपको ध्यान होगा नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चीन को लाल आग दिखाना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, उनकी कह रहा हूं। चीन को लाल आग दिखाने की बात उन्होंने कहा था। चीन हजारों वर्ग मील जमीन पर हमारे आके बैठ गया है, बस्तियां बसा रहा है, अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर कब्जा करके उसको अपना बता रहा है, उसके गांवों के जगहों के नाम बदल रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के जो सांसद मिस्टर ताओ, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले, उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर के भाषण दिया था कि आप लोग यहाँ हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं, और उधर चीन 16 किलोमीटर अंदर अरुणाचल प्रदेश में घुस आया है। वो बीजेपी के एमपी ने कहा था, लोकसभा में कहा था। चीन कब्जा करता चला जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में एक बयान दिया, न कोई घुसा न कोई आया, जबकि चीन घुसा चला जाता। तो हमारे 20 लोग हमारे शहीद हो गए, हमारे 20 जवान शहीद हो गए उनसे लड़ने के चक्कर में। और नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया कि न कोई घुसा न कोई आया, उसका फायदा उठाया चीन ने। जो ही किसी अंतर्राष्ट्रीय किसी जगह पर चीन के कब्जे की बात होती है और उस पर शिकवा शिकायत होती है, तो चीन तत्काल ही कह देता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा है कि न हम कहीं आए हैं न कहीं घुसे हैं। इसको देशद्रोह माना जाए या देश प्रेम माना जाए, ये मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूं और आपके दर्शकों और पाठकों पर छोड़ देता हूं। रक्षा सुरक्षा का सवाल तो यह है कि देश चारों तरफ से खतरे में है। बांग्लादेश हमको आंखें दिखा रहा है। जो बांग्लादेश हमने बनाया था वो हमको आंखें दिखा रहा है। वो हमारी जमीन पर अपना क्लेम कर रहा है। वो चीन में अभी जाकर के उसका राष्ट्रपति कह रहा है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट, तो उसके वो संरक्षक हैं। जहां तक विदेश नीति का सवाल है, विदेश नीति के सवाल पर पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो अगल बगल के जितने भी देश हैं, लंका हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, भूटान हो, ये सारे देश भारत के एक तरह संरक्षण में चलते थे, भारत को बड़ा भाई मान के चलते थे। लेकिन अब आप देख रहे हो सारे देश एक तरह स्वतंत्र रूप से अपनी नीति तय कर रहे हैं। नेपाल हमारी जमीन पर अपना अधिकार बता रहा है, भूटान में चीन घुस गया है, वो चीन के करीब पहुंच रहा है, और सारे देश चीन के करीब पहुंचते जा रहे हैं। विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। मित्रों, खाली आपको ऐसे खाली उसके लिए बता दे रहा हूं, 16 मई 2014 जिस दिन रिजल्ट निकला था लोकसभा चुनाव का, उस दिन 13 घंटे तक लगातार मैं टीवी पर था। चौधरी सुमित चौधरी, जो रिपोर्टर आप सब लोग नाम जानते हैं, इनके चैनल पर मैं रात के 10 से 11 बजे था। इन्होंने मुझसे 3 सवाल पूछे थे। इन्होंने कहा था कि राय साहब 3 सवाल के जवाब एक साथ दे दीजिए कि नई सरकार बनने पर विदेश नीति में क्या अंतर आएगा, आर्थिक नीति में क्या अंतर आएगा, और 100 दिन में महंगाई कम होगी या नहीं होगी। तब मैंने ये कहा था, ये रेफरेंस के लिए कह रहा हूं, 16 मई 2014 जिस दिन नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे, उस दिन मैंने कहा था कि पहले मैं इन तीनों सवालों का जवाब देने के पहले कुछ बात अलग से कहना चाहता हूं। और उस दिन आप लोग देख लीजिएगा IBN 7
ढूंढ करके 16 मई 2014 का, उस दिन मैंने कहा था कि अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली आ रहा है तो भारत अपने इतिहास के सबसे असफल और सबसे अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। मेरे ऊपर लोग टूट पड़े थे, मुझे बहुत गालियां पड़ी थी, बहुत हजारों लोगों ने मुझे गालियां दिया था, और मैंने कहा था कोई बात नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल देख लीजिए, अगर मैं गलत साबित हो जाऊंगा मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन मेरे माफी मांगने की नौबत नहीं आई। 3 सवालों के जवाब में मैंने कहा था कि विदेश नीति वो तय करते हैं जो आज से 50 साल आगे देखते हैं। आरएसएस की पूरी जमात 5000 साल पीछे देखती है, इसलिए विदेश नीति ये तय नहीं कर सकती। ये कांग्रेस की बनाई विदेश नीति को अगर लागू भी रख सके तो इसका देश में बड़ा एहसान होगा। आर्थिक नीति पर मैंने उस दिन ये कहा था कि आर्थिक नीति के बारे में 6 महीने बाद जवाब दे पाएंगे, जब ये सरकार तय कर लेगी कि अपनी जनता के साथ है या ये सरकार अडानी और अंबानी के साथ है जिसने 50-60 हजार करोड़ रुपया इनके ऊपर खर्च किया है। और महंगाई के बारे में मैंने तीसरे सवाल का जवाब दिया था कि 100 दिन नहीं, ये 10 साल में भी महंगाई कम नहीं कर सकते, क्योंकि सारे मुनाफाखोर जमाखोर जितने भी हैं, बेईमान लोग, मिलावटखोर, उसमें 90% लोग बीजेपी आरएसएस के मेंबर हैं। मेरी तीनों बातें उस समय जो 16 मई 2014 में मैंने कही थी वो अक्षरशः सही साबित हुई। तो विदेश नीति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, शिक्षा नीति बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा 1 लाख के करीब हेडमास्टर्स के पद समाप्त किए जा रहे हैं, तमाम स्कूल बंद हो रहे हैं, लाखों टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। नई शिक्षा नीति जो बनाई गई है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, हर जगह आरएसएस को कब्जा कराया जा रहा है और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। यहां देख ही रहे कि इम्तिहान सारे के सारे फेल हो जा रहे हैं। जो ही कोई परीक्षा होती है किसी नौकरी के लिए, उसका पेपर आउट हो जाता है, और पेपर आउट होने के नाते हमारे आपके घर के बच्चे बेरोजगार पड़े। पूरे देश में 30 लाख रोजगार के पद सरकारी और सेमी गवर्नमेंट जो है वो आज तक खाली पड़े हुए हैं। उसमें भरने के बजाय, लोगों को नौकरी देने के बजाय, या तो चीजों को प्राइवेट किया जा रहा है या बेचा जा रहा है, जिससे कि एक तो आरक्षण जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, और जिनको रोजगार मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह ये सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी समेत 2014 तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, तब तक इस देश पर केवल 54 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, 54 लाख करोड़ केवल। और इस प्रधानमंत्री जो 18 घंटे काम करता है, इसने इतनी मेहनत किया कि इस 10 साल में देश पर कर्जा बढ़कर के 225 लाख करोड़ हो गया है, 225 लाख। अब जरा आपको सवाल पूछना चाहिए कि 225 लाख करोड़ गया कहां? 40 लाख करोड़ के आसपास केवल पेट्रोल का मुनाफा जो है, सस्ता पेट्रोल लेके मनमोहन सिंह के टाइम में $114 कच्चा तेल आता था। तब आपको क्या भाव? 55 रुपए 56 रुपए डीजल मिलता था, 70 रुपए के आसपास पेट्रोल मिलता था। अब $56-57 कच्चा तेल आ रहा है और आपको डीजल पेट्रोल का भाव मिल रहा है, ये आप देख रहे हैं। डीजल पेट्रोल जब महंगा बिकता है तो उसके हिसाब से बाकी चीजों की महंगाई भी बढ़ जाती है। सरकार फेल है और प्रदेश की सरकार भी फेल है। अभी बनारस में आपने देखा कि एक बच्ची के साथ कई दिनों तक 23 लड़कों ने बलात्कार किया। योगी कहते हैं जीरो टॉलरेंस। अब उन 23 लड़कों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा इसका हमें इंतजार है। उसके अगले दिन इलाहाबाद में एक दलित बच्चे को, एक मैं जात का नाम नहीं लूंगा, मुख्यमंत्री जी की जात के आदमी ने जिंदा जला दिया। और उसके अगले दिन मुख्यमंत्री जी के जात के ही आदमी ने कासगंज में एक लड़की को, जो अपने जिसके साथ कुछ शादी होने वाली थी उसके साथ जा रही थी, उसी के सामने बीजेपी के नेता और उसके साथ 7 लोगों ने मिलकर के सामूहिक बलात्कार किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कल इलाहाबाद गए थे और कल वो कासगंज जाने वाले। बलात्कार की बाढ़ आई हुई है, डकैती की बाढ़ आई हुई है, भ्रष्टाचार की बाढ़ आई हुई है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को भी सरकारी दफ्तर में कोई काम पड़ता होगा तो बिना पैसे कोई काम होता होगा। भ्रष्टाचार न जाने कितना गुना बढ़ गया है। यह सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो चुकी है। इस सरकार को एक भी मिनट अब रहने का अधिकार नहीं है, न केंद्र सरकार को न प्रदेश सरकार को। हम लोग की कोशिश है कि इस सरकार को हम विदा करें। अभी अहमदाबाद में हमारा पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में तमाम चीजें तय हुई थी। उसमें एक बार फिर पार्टी ने तय किया कि जो सामाजिक न्याय का काम अधूरा है उस काम को हम लोग करेंगे। ये जो समाज को तोड़ दिया है इस पार्टी ने पिछले 10 साल में, जो नफरत और भाईचारा जो तोड़ा है और नफरत फैलाई है, उसको खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इस तरह से कांग्रेस पार्टी जो अपने पूरे शासनकाल में जो संविधान की रक्षा करती रही और संविधान के अनुसार देश चलाती रही, उसके लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। महंगाई खत्म करने के लिए कटिबद्ध है, रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है। हमने जो पिछला अपना घोषणा पत्र जारी किया था लोकसभा चुनाव में, आपको ध्यान होगा उसमें हमने कहा था कि हम इतने दिन में ही उसका हमने बकायदा एक रोड मैप जारी कर दिया था, 30 लाख पद भर देंगे और बाकी कैसे रोजगार देंगे उसका भी बताया था। हमने ये भी कहा था कि बेरोजगार नौजवानों को
एक साल तक 8,500 रुपया आम देंगे और साथ में उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी देंगे। महिलाओं के लिए भी हमने घोषणा किया था। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कुछ झूठ आपने देखे होंगे। राजस्थान में चुनाव हुआ, उन्होंने कहा 500 का हम सिलेंडर देंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, बोले 500 का सिलेंडर देंगे। छत्तीसगढ़ में भी कहा, दिल्ली में भी कहा, और यह कहा कि होली दिवाली पे एक सिलेंडर मुफ्त देंगे। कहीं पर भी वो 500 का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। दिल्ली का आप लोगों को पता लग गया होगा, दिल्ली में इस होली पर सिलेंडर देने को उन्होंने कहा था इस पर, और वो सिलेंडर नहीं दिया। 2500 रुपया प्रति महिलाओं को देने के लिए कहा था और वो नहीं दिया, और ये कह दिया कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, जब बजट होगा तब हम देंगे। दिल्ली में भी झूठी, इतनी झूठी सरकार जो सिर्फ झूठ बोलती रही है, असत्य बोलती रही है, और जो लगातार सिर्फ जुमले बोल करके देश को बरगलाती रही है। 15 लाख से लेके और 2 करोड़ रोजगार तक तमाम जुमले बोलती रही है और देश को बरगला रही है। जब कुछ नहीं चलता तो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में नफरत फैला करके ये करना चाहती है। लेकिन इस देश की जनता भी खूब जवाब दे रही। अभी आपने देखा कि रमजान और होली एक साथ पड़ गई थी, लेकिन न हिंदू ने मुसलमान को टोका, न मुसलमान ने हिंदू को टोका। मुसलमानों ने हिंदुओं पर फूल वर्षा किया और हिंदुओं ने मुसलमानों पर फूल की वर्षा किया। हरियाणा में आपको ध्यान होगा, मेवात में इन्होंने गुंडागर्दी करके अब वहां पर दंगा कराने की कोशिश की थी, लेकिन वहां की जनता ने क्या किया, समझदारी दिखाई। हिंदुओं मुसलमानों ने मिलजुल करके सम्मेलन करने शुरू कर दिए और यह कहा कि हिंदू मुसलमान की रक्षा करेगा, मुसलमान हिंदू की रक्षा करेगा। ये जगह जगह चेतना धीरे धीरे देश में जागृत हो रही है। हिंदू मुसलमान दोनों जान रहे हैं कि इससे कोई होने वाला नहीं है। अभी भाजपा के एक बड़े नेता कल मेरे पास बैठे थे, जो आरएसएस के भी आदमी है, कल मुझसे मिलने आए थे। मैंने उससे कहा, आप लोग उठते नहीं हो मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ ढूंढ करके, आखिर रोजगार कब ढूंढोगे आप, कारखाने कब ढूंढोगे? जो व्हाइट कॉलर जॉब होते हैं, जैसे हमारे जॉब से आप लोग नौकरी कर रहे हैं, इस जॉब की कमी होती जा रही है। एआई आ गया, आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके द्वारा धीरे धीरे जो सर्विस सेक्टर का काम है वो कम होता जाएगा और उसके बाद सिर्फ उद्योगीकरण और प्रोडक्शन का काम, सिर्फ उसी से आप गुजारा होगा। चीन ने सही समय पर समझदारी दिखाया और उसने कारखानों का जाल बिछा दिया अपने आप और सारे लोगों को रोजगार लगा दिया। आज पूरी दुनिया में चीन सामान एक्सपोर्ट करता है। भारत में भी अरबों रुपए का सामान चीन से इंपोर्ट होता है। आखिर 10 साल में नरेंद्र मोदी ने ऐसे कौन से 10 सामान का नाम बता दे कोई बीजेपी का नेता कि 10 सामान पर यह तय किया हो कि ये जो हम 10 सामान चीन से ले रहे हैं, अब हम अगले 2 साल 3 साल में इसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे और चीन से सामान नहीं लेंगे। क्योंकि चीन से हम सामान लेते हैं, चीन में हमारा पैसा जाता है, उस पैसे से चीन अपनी सेना मजबूत करता है, हमारे इलाके पे कब्जा करता है। एक तरह से इनडायरेक्टली हम चीन की सेना को पैसा दे रहे हैं मजबूत होने के लिए और भारत पर कब्जा करने के लिए। हमारा दोस्त रूस हुआ करता था, पता नहीं आप लोगों के मतलब की बात है कि नहीं, हमारा दोस्त रूस हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक नीति बनाई, गुट निरपेक्ष नीति। बोले हम ना अमेरिका के हैं ना रूस के हैं, दोनों से जो मिलेगा लेंगे। लेकिन गुट निरपेक्ष देशों का, 100 से अधिक देशों का उन्होंने संगठन बनाया और उन्होंने एक तीसरा गुट खड़ा कर दिया देश में। और दुनिया में जब भी कोई बात होती थी, बिना हिंदुस्तान को साथ लिया वो बात नहीं होती थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाते हमने रूस से भी लिया और अमेरिका से लिया। इस सरकार ने रूस को किनारे कर दिया, अमेरिका के कदमों में जाके लेट गई। अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरह से भारत को बेइज्जत कर रहा है और किस तरह भारत का नुकसान कर रहा है। क्या शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी को कि उनसे मिलने के आने के बाद, ठीक है उनके जाने के पहले बेड़ी और हथकड़ी में हमारे नौजवान भेजे गए, यहां देखा लोगों ने बेड़ी हथकड़ी डाल करके जो लाए गए अमेरिका से। लेकिन नरेंद्र मोदी ने मिलने गए अमेरिका के राष्ट्रपति से, हम लोगों को लग रहा था कि शायद अब ये इंडोनेशिया जैसा छोटा देश, उसने अमेरिका को कह दिया हम आपका जहाज नहीं उतरने देंगे। उसने अपना जहाज भेजा, अपने लोगों को इज्जत से बुलाया। और भारत इतना बड़ा देश है, इसके लोग बेड़ी हथकड़ी भेजे जा रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो हमको लगा कि शायद अब बेड़ी हथकड़ी में लोग नहीं आएंगे, इज्जत से आएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के लौट के आने के बाद भी बेड़ी हथकड़ी में लोग भेजे जा रहे हैं। इससे बड़ा अपमान देश का कोई प्रधानमंत्री क्या कर सकता है? दुनिया के सारे देश अमेरिका के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री डर के मारे मुंह सिल करके बैठा हुआ है। आखिर इनकी क्या कमजोरी अमेरिका के हाथ में है? कौन सी ऐसी चीज है जिससे